नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1973 से 74 के तेल संकट के मद्देनजर की गई। 2. इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन आईईए के द्वारा किया जाता है। 3. आईईए की सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए ओईसीडी यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य होना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ओमान केवल संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यमन और सऊदी अरब के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। 2. नसीम अल बहर भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन कौन सी समितियां भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है? 1. मलीमथ समिति, 2. कोठारी समिति, 3. माधव मेनन समिति। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चुनाव करें। इसका सही जवाब था केवल 1 और 3। अगला प्रश्न था, असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. असम राइफल्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। 2. असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम अपनी सिफारिशें सीधे प्रधानमंत्री को भेजता है। 2. भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के निर्यात वृद्धि के प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात, रत्न और आभूषण निर्यात शामिल हैं। 2. पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कमी आई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, GSAT-7 श्रृंखला के सैटेलाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें इसरो द्वारा रक्षा सेवा की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। 2. GSAT-7 सैटेलाइट को 2013 में लॉन्च किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। 2. FCRA पंजीकरण एक बार दिए जाने के बाद 10 वर्षों के लिए वैध होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. ऑस्ट्रिया, 2. स्लोवेनिया, 3. जर्मनी, 4. लिथुआनिया। उपर्युक्त में से किन देशों की सीमा चेक गणराज्य के साथ नहीं लगती है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 4। अंतिम प्रश्न था, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है। 2. सीबीआई निदेशक को सीवीसी अधिनियम 2003 द्वारा सीबीआई में 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाजरा ज्यादा पानी की खपत वाली फसल नहीं है। 2. बाजरा ग्लूटेन फ्री और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, कोदोन आदि पोषण युक्त अनाज हैं। इन्हें न्यूट्री सीरियल्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि मोटे अनाज पोषक तत्वों का पावर हाउस हैं। ये अनाज मिनरल्स, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन के साथ साथ प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भी समृद्ध हैं। बाजरा ज्यादा पानी की खपत वाली फसल नहीं है, अतः कथन 1 सही है। यह ग्लूटेन फ्री और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है, इसलिए मधुमेह, हृदय रोगों और पोषण की कमी से निपटने में मददगार है, अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों।
आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने इसका जवाब कमेंट सेक्शन में सही भेजा था। जवाब भेजने के लिए शुक्रिया। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM या NHM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसके अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों के समान माना जाएगा। 2. यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को वहनीय कीमतों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2005 में शुरू की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM स्कीम के तहत आयुर्वेद के डॉक्टर एलोपैथी के डॉक्टर के बराबर सैलरी के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य ने अर्जी दाखिल की थी। NRHM या NHM के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथिक चिकित्सकों और दंत चिकित्सकों के बराबर माना जाएगा। अतः कथन 1 सही है। NHRM की शुरुआत 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन व्यक्तियों को वहनीय कीमतों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, GSLV F10 या EOS 03 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह नई पीढ़ी के भू अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला का एक भाग था। 2. जिसका निर्माण देश के अधिकांश भागों की रियल टाइम तस्वीरें पाने के उद्देश्य से किया गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। GSLV F10 EOS 03 की नाकामयाबी का कारण जानने के लिए गठित की गई नेशनल लेवल फेलियर एनालिसिस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। कमेटी ने इसके प्रक्षेपण के बाद क्रायोजेनिक अपर स्टेज में आए विचलन को जिम्मेदार बताया है। यह मिशन पिछले साल यानी 2021 में 12 अगस्त को लॉन्च किया गया था। EOS 03 नई पीढ़ी के भू अवलोकन उपग्रहों की श्रृंखला का एक भाग था। अतः कथन 1 सही है। इसका निर्माण देश के अधिकांश भागों की रियल टाइम तस्वीरें पाने के उद्देश्य से किया गया। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, INS वलसुरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह गुजरात के जामनगर में स्थित भारतीय नौसेना का एक प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। 2. यह युद्धक जहाजों में लगे उन्नत एवं जटिल उपकरणों के संचालन और रख रखाव के लिए नौसेना अधिकारियों व कर्मियों को प्रशिक्षण देता है। 3. हाल ही में इसे असाधारण सेवा के लिए प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने INS वलसुरा को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड से सम्मानित किया। अतः कथन 3 सही है। प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड सेना की उन टुकड़ियों या संस्थानों आदि को दिया जाता है जिन्होंने असाधारण सेवा का उदाहरण पेश किया हो। इसे युद्ध या शांति दोनों ही समयों में दिया जा सकता है। यह गुजरात के जामनगर में स्थित भारतीय नौसेना का एक प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान है। अतः कथन 1 सही है। INS वलसुरा युद्धक जहाजों में लगे उन्नत एवं जटिल उपकरणों के संचालन तथा रख रखाव के संदर्भ में नौसेना अधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण देता है। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. वित्तीय नवाचारों को एक संस्थागत ढांचे के अंतर्गत सतत तरीके से प्रोत्साहित एवं पोषित करना इसका लक्ष्य है। 2. RBI ने इसकी स्थापना अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी के रूप में 100 करोड़ रुपए की पूंजी के आरंभिक अनुदान के साथ की है। 3. इस नई इकाई का एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसके चेयरमैन S. गोपाल कृष्णन है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3,
हाल ही में बेंगलुरु में आरबीआई गवर्नर ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब यानी RBIH का उद्घाटन किया। इस हब का लक्ष्य वित्तीय नवाचारों को एक संस्थागत ढांचे के अंतर्गत सतत तरीके से प्रोत्साहित एवं पोषित करना है। अतः कथन 1 सही है। आरबीआई ने इसकी स्थापना अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी के रूप में 100 करोड़ रुपए की पूंजी के आरंभिक अनुदान के साथ की है। इस नई इकाई का एक स्वतंत्र बोर्ड है जिसके चेयरमैन S गोपाल कृष्णन हैं। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की दिशा में यह एक अग्रणी पहल है जो CSIR और आयुष मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से संचालित है। 2. यह पूरे विश्व के पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित हितों की रक्षा करती है। 3. यह आयुर्वेद, यूनानी इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित भारत के बहुमूल्य ज्ञान को शामिल करती है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी TKDL पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की दिशा में भारत सरकार की एक अग्रणी पहल है। यह CSIR और आयुष मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से संचालित की जाती है। अतः कथन 1 सही है। यह पूरे विश्व के पेटेंट कार्यालयों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान से संबंधित हितों की रक्षा करती है। अतः कथन 2 सही है। यह आयुर्वेद, यूनानी इत्यादि चिकित्सा पद्धतियों से संबंधित भारत के बहुमूल्य ज्ञान को शामिल करती है। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है PM केयर्स फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस फंड का पंजीकरण एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में हुआ है। 2. इस फंड में दिया गया दान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तहत खर्च के तौर पर नहीं माने जाएंगे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने PM केयर्स फंड से जुड़ी एक याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने PM केयर्स फंड की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। PM केयर्स फंड का पंजीकरण एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। भारत के प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष होते हैं और भारत के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके पदेन ट्रस्टी हैं। यह फंड पूरी तरह से स्वेच्छा से दिए गए योगदान पर आधारित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति या संगठन शामिल हो सकता है। इस फंड को बजट से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। इस फंड में दिए गए दान को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत छूट दी गई है। धारा 80G सामाजिक, राजनीतिक व जनहितकारी संस्थाओं और सरकारी राहत कोषों में दिए गए दान या चंदे पर टैक्स छूट लेने का अधिकार देती है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत इस फंड में दिए गए दान को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR के तौर पर खर्च माना जाएगा, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न है नागालैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 4 भारतीय राज्यों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। 2. यह भारतीय संघ का 16वां राज्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड यानी NSCNIM ने अपना दृढ़ रुख दोहराया है कि नगा ध्वज और संविधान के बिना चल रही नगा शांति प्रक्रिया को हल नहीं किया जा सकता। नागालैंड राज्य का औपचारिक उद्घाटन 1 दिसंबर 1963 को भारतीय संघ के 16वें राज्य के रूप में हुआ था, इसलिए कथन 2 सही है। यह पश्चिम में असम, पूर्व में म्यांमार यानी बर्मा, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश व असम के कुछ हिस्से और दक्षिण में मणिपुर से घिरा है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसरो के क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट यानी CUSP ने स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज की डिजाइन और विकास की कल्पना की थी। 2. क्रायोजेनिक चरण तकनीकी रूप से ठोस या अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट चरणों की तुलना में जटिल प्रणाली है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है?
केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। पिछले साल अगस्त में इसरो की GSLV F10 उड़ान खराब वाल्व के कारण विफल हो गई। इसका कारण प्रक्षेपण यान के क्रायोजेनिक ऊपरी स्टेज में तरल हाइड्रोजन टैंक में तकनीकी गड़बड़ी थी। इसरो के क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोजेक्ट यानी CUSP ने स्वदेशी क्रायोजेनिक अपर स्टेज के डिजाइन और विकास की कल्पना की थी, इसलिए कथन एक सही है। क्रायोजेनिक चरण तकनीकी रूप से ठोस या अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट चरणों की तुलना में जटिल प्रणाली है, इसलिए कथन दो सही है। एक क्रायोजेनिक इंजन ठोस और तरल प्रणोदक रॉकेट इंजन की तुलना में अधिक बल प्रदान करता है और अधिक कुशल होता है। यह तरल ऑक्सीजन यानी LOX और तरल हाइड्रोजन यानी LH2 को प्रणोदक के रूप में उपयोग करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? केरल, गुजरात, असम या फिर उत्तराखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर भारत में होना सम्मान की बात है। आयुष मंत्रालय ने गुजरात के जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका अंतरिम कार्यालय गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद में होगा, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुजरात। अंतिम प्रश्न है, यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट एक्ट यानी DMA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, इसके तहत एक कंपनी को गेट कीपर कहा जाएगा यदि उसका पिछले 3 वर्षों में यूरोपीय संघ के भीतर कम से कम 7.5 बिलियन यूरो का वार्षिक कारोबार है या कम से कम 75 बिलियन यूरो का बाजार मूल्यांकन है। 2, उपयोगकर्ताओं को अपनी ऐप्स चुनने और इंस्टॉल करने का अधिकार होगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो, यानी दोनों कथन सही हैं। यूरोपीय संघ के डिजिटल मार्केट एक्ट यानी DMA का फोकस गेट कीपर्स कंपनियों पर है, जिसमें एप्पल, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों को अब नए नियमों का पालन करना होगा। DMA के तहत एक कंपनी को गेट कीपर कहा जाएगा यदि उसका पिछले 3 वर्षों में यूरोपीय संघ के भीतर कम से कम 7.5 बिलियन यूरो का वार्षिक कारोबार है या कम से कम 75 बिलियन यूरो का बाजार मूल्यांकन है, इसलिए कथन एक सही है। कानून के प्रारंभिक उल्लंघन के लिए उल्लंघनकर्ताओं पर कंपनी की वैश्विक वार्षिक बिक्री का 10% तक जुर्माना लगाया जा सकता है और बार बार उल्लंघन करने पर इसे 20% तक बढ़ाया जा सकता है। सबसे खराब स्थिति में उन्हें भविष्य के किसी भी अधिग्रहण के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। इससे जुड़े नियम बताते हैं कि उपयोगकर्ताओं को अपनी ऐप्स चुनने और इंस्टॉल करने का अधिकार होगा, अतः कथन 2 सही है। ये नियम पहले से इंस्टॉल किए गए ऐप्स पर भी नकेल कसते हैं, जो कि एप्पल, गूगल और अन्य डिवाइसेस में आम हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों एक और दो। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी IPPB के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत सरकार की 100% इक्विटी के साथ डाक विभाग की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 2, इसका उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे सुलभ, किफायती और भरोसेमंद बैंक बनाना है। 3, यह भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा शासित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक और दो, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।